కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ అడిషనల్ సెక్రటరీ ఆర్తి ఆహుజా మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. Sorry, not people. 1.90 crore doses have been administered. So the total doses that have been administered are 12.66 crores. Similarly, for healthcare workers and frontline workers were the first category that was opened up. Among the healthcare workers, 0.95 crore doses have been administered for the first dose, and 0.64 crore doses have been given as the second dose, making a total of 1.59 crore doses. Similarly, for the frontline workers, 1.38 crore doses as the first dose and 0.75 crore doses as the second dose, making a total of 2.13 crore doses overall. People aged 18 to 44 years, जो कि अभी recently खोला गया, ऑलरेडी 11.81 लाख लोगों को फर्स्ट डोज दी जा चुकी है। तो इस प्रकार सब मिला के अभी तक हमारे देश ने 16.50 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर कर दी हैं। पिछले कुछ दिनों में जो प्रयत्न किए गए कोविड-19 पैंडेमिक को डील करने के लिए, तो पिछले 2 दिनों में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिव्यू किया विद 8 स्टेट्स, जो मैंने आपको दिखाए भी थे, जहां पे कि केस ट्रेजेक्ट्री बढ़ रही है। असम, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, इनके साथ एक दिन रिव्यू किया गया, काफ़ी डिटेल्ड रिव्यू था, डॉक्टर पॉल भी थे उसमें। और उसके पश्चात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ भी डिटेल्ड रिव्यू किया गया, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिव्यू किया गया। और उसमें फोकस ये था कि किस प्रकार कंटेनमेंट होना चाहिए, किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से वो बढ़ा सकते हैं, इंक्लूडिंग मैन पावर, ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, और मेडिकल ऑक्सीजन की उनकी क्या स्थिति है, वेंटिलेटर्स और बाकी लॉजिस्टिक्स जो हैं, और वैक्सीनेशन कवरेज। और एम्फेसिस यही था कि हमें सर्वेलेंस, हमारा जो पुराना जो साइंस हैज़ नॉट चेंज्ड ऑफ टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, that remains the same, and containment measures remain the same. So emphasis has to continue on those things. MHA ने एक एडवाइजरी भी दी सभी स्टेट्स को कि सभी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलनी चाहिए, और हमें इंश्योर करना है सभी स्टेट्स को कि कुछ भी ऐसा इंसिडेंट ना हो जहाँ पे पावर आउटेज हो या फायर हो, ब्रेकआउट हो। इन सब चीज़ों के लिए हमें पूरा ध्यान देना है, प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ इसके लिए करनी है। और PSA प्लांट, जो प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स हैं, उसमें से जो 162 सैंक्शन हुए हैं, उसमें से 71 ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं, और 109 इस मई के एंड तक इंस्टॉल हो जाएंगे, और बाकी जो हैं वो जून एंड तक कंप्लीट हो जाएंगे। इससे हमारी जो निर्भरता है ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा ऑक्सीजन लाने की, वो काफ़ी मात्रा में कम भी हो जाएगी। और टोटल ऑफ 1,1594 PSA plants are being established all across the country. So from the side of the Union Health Ministry, I use this platform that we request the states and union territories to prioritize the beneficiaries of the second dose and ensure the timely completion of the recommended vaccination schedule. Secondly, utilize the supplies of vaccines through the Government of India channel in the 70:30 ratio for the second dose and the first dose respectively. And do a regular review of the coverage of the vaccination drive and formulate and implement a strategy for this prioritization. तो वो सब एक अपना एक्शन प्लान और स्ट्रैटेजी बनाएं, और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए, जो कि जो फुल 2 डोजेज जो देने हैं जो प्रायोरिटी बेनिफिशियरी ग्रुप्स को, उसके लिए भी वो अपना ध्यान दें। तो ये कोविड-19 सिचुएशन के बारे में था। अब मैं आपको जो फॉरेन एड आ रही है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जो हमारे राज्य हैं जो कि भारत को इस समय कोविड-19
से डील करने के लिए सहायता कर रहे हैं, तो उसका क्या मैकेनिज्म है उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगी। तो अभी सिस्टम्स क्या सेटअप हुए हैं। तो वर्तमान में फॉरेन कंट्रीज जो भी एड देते हैं वो MEA के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा आती है। मेरे सहयोगी हैं विदेश मंत्रालय से, वो इसके बाद आपको बताएंगे डिटेल में। इसके अतिरिक्त प्राइवेट एसोसिएशंस हैं, बहुत सारे भारतीय नागरिक हैं या वहाँ के नागरिक हैं जो बाहर हैं, बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि भारत को इस समय कुछ हेल्प करना चाहते हैं। तो उनका जो मैकेनिज्म है वो नीति आयोग और MEA के द्वारा ही होता है। हमारे जो मिशंस हैं बाहर वो उसको फैसिलिटेट करते हैं। तो इस संदर्भ में 26 अप्रैल को एक कोऑर्डिनेशन सेल सेटअप हुआ हेल्थ मिनिस्ट्री में और 28 अप्रैल को प्रोसेस फ्लो डेलिनिएट हुआ। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के विषय में आपको कुछ बताना चाहूँगी कि ये जो कोऑर्डिनेशन सेल जो है हेल्थ मिनिस्ट्री में, उसमें एडिशनल सेक्रेटरी हैं और साथ में हमें कुछ जॉइंट सेक्रेटरीज भारत सरकार ने अन्य मंत्रालयों से भी दिए हैं जो कि बहुत काम आ रहे हैं। वे लोग हैं 2 senior officers from MEA, Mr. Damu Ravi is one of those. We have the Chief Commissioner of Customs who is a part of this coordination cell. We have the economic advisor, another very senior officer from the Ministry of Civil Aviation. We have the technical advisor from the Directorate General of Health Services. We have representatives of HLL and we have the Secretary General of the Indian Red Cross along with other representatives. So what we do is we meet every morning virtually at a fixed time where we go over the details of all the logistics arrangements, what are the expected arrivals, what are the quantities, what are their technical specifications and what we need to do. There is also an oversight group that has been set up under CEO Niti Aayog and which has the Secretary Expenditure, Special Secretary MEA, a member Central Board of Indirect Taxes and Customs as members. We also meet every day and go over the issues, go over the progress made. The group of experts that I mentioned, जिनका representation coordination cell में है, that is a group of experts. उनका काम है कि जो भी technical specifications countries भेजते हैं कि हम इस प्रकार के ventilator भेजेंगे, तो वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस वो देखते हैं और वो कहते हैं कि हाँ ये भारत में उपयोग हो सकता है, इतने वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी है तो इसका ऐसे कन्वर्जन करना है इत्यादि, वो सब चीज़ें वो देखते हैं और वो थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट्स भी प्रायोरिटाइज करते हैं और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी वो बताते हैं। तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन है इस पूरे प्रोसेस में? मैंने आपको बताया नीति आयोग जैसे हैं, उनका एक पोर्टल है प्राइवेट डोनेशंस के लिए। उसके अतिरिक्त वो सब चैनल होता है MEA के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा। सो MEA इज द नोडल एजेंसी फॉर चैनलिंग एनी ऑफर्स दैट आर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, whether they come from private or from government sources. They are responsible for coordinating with the missions abroad and MEA has also issued its own standard operating procedures. हमारी मिनिस्ट्री ने भी SOPs इशू किए थे, हेल्थ मिनिस्ट्री ने, और MEA ने भी अपने SOPs इशू किए हैं विच आर एप्लीकेबल अक्रॉस बोर्ड। इसके अतिरिक्त इंडियन कस्टम्स हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे कस्टम्स क्लियरेंसेज ऑलरेडी दिए गए हैं। So for the flights that are arriving, they expedite the custom clearances at the airports or ports or seaports as the case may be. The Directorate General of Civil Aviation gives all the flight related approvals and they tie up the landing. There are some flights that also land at the Palam airport, for example, the military aircraft. So doing all that tying up is done by DGCA. The Indian Red Cross Society is the single consignee for all things that are coming from abroad, and then they issue certificates based on the documents that are coming. And HLL is the custom clearing agent as well as transporter. And HLL is also assisted by the National Disaster Response Force and by DMA. The materials, when they come, they are sent both by road and also by air. So to far-flung areas, materials are being sent by air. I'll give you some more details later on.
This is the standard operating procedure that we had devised early on for receiving donations or gifts from abroad. That is that missions on receipt of information on offers of donation or gifts from foreign governments forward them to MEA. And then missions communicate to the donors the priority list and the threshold items. And as I told you, consignee is to be IRCS. And MEA shares that with MOHFW through the coordination cell, it is not paper transactions, it is daily meetings through which we sort out these issues. In fact, both of us spend quite a lot of time virtually as well as in person going over each detail. Missions also convey the details of flights carrying donations, and they also support advance flight clearances from the DGCA, the naval headquarters in case of ships, and air headquarters. However, that is one part of the story. There are also the recipient states and the recipient institutions. So the standard operating procedures also delineate the responsibilities of these recipient agencies. It is their responsibility to ensure seamless transition from transporters to the receiving agency, because we give to the state. The state then can make its own assessment and say, I want to send this number of this equipment to this place because that is my assessment of my local situation and need.